का अध्ययन करेंगे। तो आवर्तबेदी पादपों में एक बीजांड पाया जाता है, जैसे आपको पता है, और बीजांड में 2 सिरे होते हैं। एक सिरे को बीजांड द्वारीय सिरा कहते हैं, ये बीजांड द्वारीय सिरा है, और ये सिरा निभाग कहलाता है। बीजांड द्वारीय सिरे पर अंड समुच्चय पाया जाता है, इसमें 3 कोशिकाएं होती हैं, और मध्य में एक द्वितीयक केंद्रक और निभागी सिरे पर 3 एंटीपोडल सेल्स पाई जाती हैं। आवर्तबीजी पादपों में द्विनिषेचन एवं त्रिकसलयन की क्रिया होती है, जिसमें 2 नर युग्मक में से एक अंड कोशिका के साथ संयुक्त होकर युग्मनज का निर्माण करता है। तो ये कोशिका जो अंड कोशिका है वो किस में बदल जाती है, युग्मनज में, और जो द्वितीयक केंद्रक है उससे एक नर युग्मक संलयित होकर प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करता है। जिससे भ्रूणपोष का निर्माण होता है, उसका अध्ययन हम पहले कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा अभी तक तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप वहाँ से उसको चेक कर सकते हैं। आज अपने युग्मनज से भ्रूण के परिवर्धन का अध्ययन करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके लिए 2 क्वेश्चन हैं। पहला, त्रिकसलयन के परिणाम स्वरूप क्या विकसित होता है, और दूसरा, द्विनिषेचन की खोज किसने की थी। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। आवर्तबीजी पादपों में भ्रूण परिवर्धन का सर्वप्रथम अध्ययन हेस्टिन ने कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस नामक पादप में किया था। ये जो पादप है ये क्रूसिफरी कुल का पादप है। क्रूसिफरी कुल में अन्य कौन से महत्वपूर्ण पादप आते हैं, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो जैसे आपने पहले देखा कि यहाँ उपस्थित जो अंड कोशिका होती है वो नर युग्मक के साथ संलयित होकर युग्मनज का निर्माण करती है, और जो दोनों सहायक कोशिकाएं होती हैं वो नष्ट हो जाती है। तो ये युग्मनज बन जाता है, और इसी युग्मनज में बार बार विभाजन से बाद में भ्रूण का परिवर्धन होता है। तो अभी हमने केवल युग्मनज का डायग्राम बनाएंगे और उससे किस प्रकार से भ्रूण का परिवर्धन होता है। तो अभी अपने युग्मनज में होने वाले विभाजन और उससे भ्रूण परिवर्धन का अध्ययन करेंगे। तो युग्मनज के अंदर जो प्रथम विभाजन होता है वो अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिससे 2 कोशिकाएं बनती हैं। ऊपर की तरफ छोटी कोशिका जिसे शीर्षस्थ कोशिका कहते हैं, और नीचे की तरफ बड़ी जो कोशिका होती है उसको आधारीय कोशिका कहते हैं। तो ये शीर्षस्थ कोशिका है और ये आधारीय कोशिका है। शीर्षस्थ कोशिका से बाद में भ्रूण का निर्माण होता है, और आधारीय कोशिका से बाद में निलंबक का निर्माण होता है। शीर्षस्थ और आधारीय कोशिका में अगला विभाजन अलग अलग प्रकार से होता है, जिसमें शीर्षस्थ कोशिका जो होती है उसमें अगला विभाजन अनुदैर्ध्य प्रकार से होता है, और जो आधारीय कोशिका होती है उसमें अगला विभाजन अनुप्रस्थ ही होता है, जिससे 4 कोशिकाओं का इस स्टेज में निर्माण हो जाता है। अगला विभाजन शीर्षस्थ कोशिका में अनुदैर्ध्य ही होता है, लेकिन ये पहला विभाजन हुआ था उसके लंबवत होता है, मतलब इस प्रकार से विभाजन इसमें होता है, जिससे 4 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, लेकिन सामने से आपको केवल 2 कोशिकाएं ही दिखाई देती है। आधारीय कोशिका में बार बार विभाजन
होते रहते हैं, लेकिन ये अनुप्रस्थ ही होते हैं, जिससे 8 से 10 कोशिकीय निलंबक का निर्माण होता है। इस अवस्था में जो भ्रूण होता है वो 4 कोशिकीय हो जाता है। इसको चतुष्टांग या क्वाड्रेंट कहते हैं। अब शीर्षस्थ कोशिका में या चतुष्टांक में अगला जो विभाजन होता है वो अनुप्रस्थ प्रकार का होता है। तो ये चतुष्टांक था, इसमें अगला विभाजन इस प्रकार से या अनुप्रस्थ प्रकार से होता है, जिससे 8 कोशिकाएं निर्मित हो जाती हैं। 4 सामने से दिखाई देती हैं, 4 कोशिकाएं इसके पीछे की साइड में हैं। तो इस अवस्था में जो भ्रूण होता है वो 8 कोशिकीय हो जाता है और इसे अष्टांग या ऑक्टेंट कहते हैं। अष्टांशक या ऑक्टेंट। इस अवस्था के बाद जो शीर्षस्थ कोशिका थी या जो ऑक्टेंट है, उसके अंदर अगला जो विभाजन होता है वो परिणत प्रकार का होता है। तो ये 8 कोशिकाएं, 4 सामने से दिखाई दे रही हैं, 4 इसके पीछे। परिणत विभाजन किस प्रकार से होगा? ये कोशिका इस प्रकार से 2 में बढ़ जाएगी, ये कोशिका इस प्रकार से, ये कोशिका इस प्रकार से और ये कोशिका इस प्रकार से, और ये निलंबक निलंबक की जो लास्ट की कोशिका होती है वो फूल जाती है और चुस्कांक का निर्माण करती है। तो ये परिणत विभाजन होता है, जिससे 8 कोशिकाएं बाहर की तरफ, ये कोशिकाएं बाहर की तरफ और 8 कोशिकाएं अंदर की तरफ निर्मित होती हैं। जो बाहर की तरफ की कोशिकाएं होती हैं वो बाह्य त्वचा जन का निर्माण करती है। तो ये कोशिकाएं बाह्य त्वचा जन का निर्माण करती हैं और अंदर की जो कोशिकाएं होती हैं वो बीज पत्राधर, बीज पत्र के भरण विभ्योतक और प्राकेदा का निर्माण करती हैं। तो इसके बाद में जो बाह्य त्वचाजन की कोशिकाएं होती हैं उसमें जितने भी विभाजन होते हैं वो अपनत प्रकार से होते हैं, मतलब इस प्रकार से होते हैं। ये विभाजन अपनत कहलाते हैं। पिछला जो विभाजन था जो कि परिधि के समांतर होता है वो परिणत कहलाता है। और जो आंतरिक कोशिकाएं होती हैं उसमें हर प्रकार से विभाजन होते हैं, उसमें परिणत भी होते हैं और अपनत विभाजन भी होते हैं। तो इस प्रकार से ये संरचना निर्मित हो जाती है और बाह्य त्वचाजन बार बार विभाजित होकर भ्रूण की बाह्य त्वचा का निर्माण करती है। प्रारंभ के अंदर जो भ्रूण होता है वो गोलाकार होता है, लेकिन बाद में ये भ्रूण हृदयाकार हो जाता है। ये जिसमें ये बाह्य त्वचा और इसके अंदर भ्रूण के आंतरिक भाग।
भ्रूण के हार्दाकार होने के बाद भ्रूण में स्पष्ट रूप से दो पालियां बन जाती हैं जो कि बीजपत्रों का निर्माण करती हैं। पालियों के मध्य जो खांच होती है उसके आधारीय भाग से परांकुर का विकास होता है। इसलिए भ्रूण में परांकुर की स्थिति जो होती है वो हमेशा शीर्षस्थ एवं बीजपत्रों के पार्श्विक होती है। तो ये कुछ इस प्रकार की संरचना ग्रहण कर लेता है और इसके बीच में इस प्रकार से परांकुर का निर्माण होता है। तो ये दोनों बाद में बीज पत्र होते हैं और ये परांकुर है। ये पूरा निलंबक, ये निलंबक की लास्ट कोशिका ये चुस्कांग का निर्माण करती है। निलंबक की जो सबसे ऊपर की कोशिका होती है, ये जो कोशिका है वो अधस्फीतिका का निर्माण करती है। अधस्फीतिका कहलाती है ये, और ये मूलांकुर के साथ मिलकर मूलांकुर शीर्ष बनाती है। तो भ्रूण विकसित जो भ्रूण होता है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, जिसमें ये जो भाग है, ये वाला भाग, ये प्यूम मूल या परांकुर होता है। ये जो दोनों पार्ट हैं ये कोटिलिडन्स या बीज पत्र होते हैं। ये जो भाग है इसको हाइपोकोटाइल या बीज पत्राधर कहते हैं। ये रेडिकल मतलब मूलांकुर और ये रूट कैप या मूल शीर्ष का निर्माण करती है। परिपक्व भ्रूण के अंदर दो बीज पत्र व एक भ्रूणीय अक्ष स्थित होता है। तो ये दोनों बीज पत्र हैं और ये भ्रूणीय अक्ष है। भ्रूणीय अक्ष में बीज पत्रों के स्तर से जो भाग ऊपर उठा रहता है, ये इस प्रकार से ऊपर उठा हुआ जो भाग होता है उसको बीज पत्रोपरिक या इसको एपिकोटाइल या बीज पत्रोपरिक भी कहते हैं। एपिकोटाइल या हिंदी में इसको कहते हैं बीज पत्रोपरिक। और इसका नीचे का जो भाग होता है जो कि बीज पत्रों के अंदर रहता है उसको हाइपोकोटाइल या बीज पत्राधर कहते हैं। एपिकोटाइल का जो शीर्ष भाग होता है वो परांकुर का निर्माण करता है और हाइपोकोटाइल के द्वारा रेडिकल या मूलांकुर का निर्माण होता है। परांकुर बाद में अंकुरित होकर प्ररोह का निर्माण करता है और मूलांकुर मूल का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से आवर्त बीजीपादपों में भ्रूण का परिवर्धन होता है। तो अगर अपने इसको दोबारा से एक बार देखें तो प्रथम जो अवस्था होती है वो युग्मनज है। युग्मनज में प्रथम विभाजन अनुप्रस्थ प्रकार से होता है, जिससे दो कोशिकाएं बनती हैं। ऊपर की जो कोशिका है
वो भ्रूणीय कोशिका या शीर्षस्थ कोशिका कहलाती है, और नीचे की जो बड़ी कोशिका होती है वो आधारीय कोशिका कहलाती है। उसके बाद शीर्षस्थ कोशिका में अगला विभाजन अनुदैर्ध्य प्रकार से होता है, जिससे 2 कोशिकाएं बन जाती हैं, और नीचे की आधारीय कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन ही होते हैं और इससे निलंबक का निर्माण होता है। अगली स्टेज के अंदर जो शीर्षस्थ कोशिका है उसके अंदर अगला विभाजन अनुदैर्ध्य होता है, लेकिन प्रथम विभाजन के लंबवत होता है, जिससे इन 2 कोशिकाओं के पीछे 2 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, और इस स्टेज में भ्रूण 4 कोशिकीय होता है और इसको चतुष्टांक अवस्था कहते हैं। इसके बाद अगला जो विभाजन होता है वो चतुष्टांक के अंदर अनुप्रस्थ होता है, जिससे 8 कोशिकाएं निर्मित हो जाती हैं, इसको अष्टांशक स्टेज कहते हैं। इसमें 4 कोशिकाएं सामने से नजर आती हैं और 4 कोशिकाएं इसके पीछे हैं। इन 8 कोशिकाओं में अगला विभाजन परिणत प्रकार का होता है, जिससे 8 कोशिकाएं बाहर की तरफ और 8 कोशिकाएं अंदर की तरफ बनती हैं। बाहर की जो कोशिकाएं होती हैं वो डर्मेटोजन का निर्माण करती हैं। आंतरिक जो कोशिकाएं होती हैं वो बीजपत्राधर या हाइपोकोटाइल बीजपत्र के भ्रूण विभजोतक तथा प्राक एधा तंत्र का निर्माण करती हैं। निलंबक की जो सबसे ऊपर की कोशिका भ्रूण के साथ स्थित होती है उसको स्फीतिका या अधस्फीतिका या हाइपोफाइसिस कहते हैं, इंग्लिश में इसको हाइपोफाइसिस कहते हैं। इसके बाद डर्मेटोजन के अंदर सारे विभाजन अपनत होते हैं, और जो आंतरिक कोशिकाएं होती हैं उसमें अपनत और परिणत दोनों प्रकार के विभाजन होते हैं, जिससे प्राक भ्रूण का निर्माण होता है। इस अवस्था के बाद में भ्रूण के अंदर लगातार डिवीजन होते रहते हैं, विभाजन होते रहते हैं, जिससे भ्रूण हृदयाकार हो जाता है, और उसके बाद में विभाजन लगातार जारी रहते हैं, जिससे भ्रूण के अंदर 2 पालियों का निर्माण हो जाता है, जो बाद में बीज पत्रों का निर्माण करती है। इन दोनों बीज पत्रों के बीच में प्रांकुर का निर्माण होता है, जो कि एपिकोटाइल का भाग होता है। एपिकोटाइल वो हिस्सा है, वो पार्ट है जो कि भ्रूणीय अक्ष पर स्थित होता है और जो बीज पत्र होते हैं उससे ऊपर निकला रहता है। इन बीज पत्रों से ये ऊपर निकला रहता है, और भ्रूणीय अक्ष, ये जो बीज का अक्ष है इसको भ्रूणीय अक्ष कहते हैं। तो जितना पार्ट ऊपर निकला रहता है उसको एपिकोटाइल, और जो नीचे का पार्ट होता है उसको हाइपोकोटाइल या बीज पत्राधर कहते हैं, जो कि बाद में मूलांकुर का निर्माण करता है। जो निलंबक होता है उसकी जो सबसे नीचे की कोशिका होती है वो फूलकर चूस्कांक का निर्माण करती है। ये भ्रूण को भ्रूणपोष के अंदर धकेलने का कार्य करती है, साथ में ही भ्रूणपोष से भोजन ग्रहण कर भ्रूण को प्रदान करती है, और अंतिम अवस्था में भ्रूण कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। तो ये बीजांड है, बीजांड के अंदर ये भ्रूण स्थित है, तो जिसके अंदर ये निलंबक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का भाग ये चूस्कांक है, ये बीज पत्र हैं, और ये नीचे यहाँ पर मूलांकुर है, यहाँ पर प्रांकुर है। तो इस प्रकार से द्विबीजपत्री पादपों में भ्रूण का परिवर्धन होता है। आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताना, और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।